अब 18वें सवाल में कह रहा है कि 15 मीटर ऊंची भवन की छत पर एक पानी की टंकी बनी है जिसमें 25 मीटर क्यूब जल आता है। टंकी को एक तालाब के जल से एक पंप द्वारा 30 मिनट में भरा जा सकता है। पंप की सामर्थ्य किलोवाट में ज्ञात कीजिए। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो सवाल देखिए, कह रहा है कि 15 मीटर ऊंची भवन की छत, अर्थात जो छत की ऊंचाई है जिसे हम एच से प्रदर्शित करते हैं, तो एच बराबर दिया हुआ है 15 मीटर। ठीक है। फिर कह रहा है कि छत पर एक पानी की टंकी बनी है जिसमें 25 मीटर क्यूब जल आता है। तो जो 15 मीटर छत पर एक टंकी बनी हुई है, तो इस टंकी में कुल 25 मीटर क्यूब पानी आता है। तो चूंकि यह टंकी में पानी का आयतन दिया हुआ है और चूंकि हमें सामर्थ्य P ज्ञात करना है, ठीक है, तो P बराबर होता है W/T और W बराबर क्या रखेंगे, mgh/T। तो इस सूत्र में चूंकि कहीं पर आयतन V की तो आवश्यकता है नहीं हमें, तो इस V से हम द्रव्यमान पता कर सकते हैं पानी का। तो ठोस ज्यामिति में हम सीख चुके हैं कि जो 1 मीटर क्यूब होता है, अर्थात जो 1 घन मीटर आयतन होता है, वह 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है। 1000 को हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर जो आयतन कुल दिया हुआ है वह दिया हुआ है 25 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब में 10 की घात 3 किलोग्राम होता है। तो 25 मीटर क्यूब का जो कुल द्रव्यमान होगा वह कितना हो जाएगा, 10 की घात 3 की गुणा करा देंगे हम 25 से, तो यह बन जाएगा किलोग्राम। इसलिए जो पानी का द्रव्यमान यम है वह है 25 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम। और फिर कह रहा है कि टंकी को एक तालाब के जल से एक पंप द्वारा 30 मिनट में भरा जा सकता है, अर्थात जो टाइम दिया हुआ है वह दिया है 30 मिनट। और हम जानते हैं कि इस सूत्र में जो समय रखा जाता है वह सेकंड में होना चाहिए। ठीक है। तो इसे हम पहले तो सेकंड बना लें, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 30 मिनट में कितने हो जाएंगे, हम 60 से गुणा कराकर पता कर सकते हैं, अर्थात 6×1800 सेकंड हो जाएगा 30 मिनट में। और जी का मान तो दे ही रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और पी का मान हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, इसलिए पंप की सामर्थ्य P बराबर W/T। तो चूंकि W का मान नहीं है इसलिए हम W की जगह पर लिख सकते हैं mgh, क्योंकि W का मान mgh के बराबर होता है, और अपान में रखेंगे T। तो अब इसमें सबके मान रख दें, तो m का मान है 25 गुणा 10 की घात 3 गुणे g का मान 10 गुणे h का मान है 15, और बटे में रखेंगे T, और T का मान है 30 गुणा 60। तो अब इसे काट पीट लें, तो देखिए इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा, 15 अक्कम 15, 15 दूना 30, तो ऊपर बचा है 25 गुणा 10 की घात 3 और बटा में बचा है 2 और 6, तो यह हो जाएगा 6 दूनी 12। तो जो यह P का मान आया है, हम जानते हैं कि इस सूत्र में जो P का मान होता है वह वाट में आता है, तो यह बन गया वाट। और सवाल ने हमसे कहा है कि पंप की सामर्थ्य किलोवाट में ज्ञात कीजिए। ठीक है, अर्थात इसे हमें किलोवाट बनाना है। तो हम जानते हैं कि जो 1 किलोवाट होता है वह 1000 वाट के बराबर होता है, जिसे हम 10 की घात 3 वाट भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर वाट दिया हुआ है, तो इसे हमें बनाना है किलोवाट, मतलब छोटी इकाई से हमें बड़ी इकाई बनाना है, और हम जानते हैं कि छोटी इकाई से बड़ी इकाई बनाने के लिए हमें भाग कराना पड़ता है। ठीक है। तो यदि हम 1000 से भाग करा दें, अर्थात 10 की घात 3 से भाग करा दें, तो यह किलोवाट बन जाएगा। तो यह हो जाएगा 25 गुणा 10 की घात 3 और बटे में है 12, और भाग कराने के लिए हम बटे में लिखेंगे 10 की घात 3। तो यह अब बन गया किलोवाट। तो देखिए ऊपर भी 10 की घात 3 है, नीचे भी 10 की घात है 3, तो इससे यह कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 25/12। अब 12 से जब हम 25 में भाग कराएंगे तो 12 दूनी हो जाएगा 24, बचेगा 1 डेसिमल 0, फिर 0 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 12 8 96, तो यह आ जाएगा 2.08। तो आंसर हमारा यह भी है। और बुक का आंसर यदि रखना चाहते हैं तो हम चूंकि जानते हैं कि दशमलव के बाद जो अंक होते हैं यदि हम उसे हटाना चाहते हैं, तो जिस अंक को हटाना चाहते हैं यदि वह अंक 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाला एक अंक बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो यदि 8 को हटाना चाहते हैं तो चूंकि 8 5 से बड़ा है इसलिए इधर एक अंक बढ़ जाएगा, तो 0 की जगह पर हो जाएगा 1, तो यह हो जाएगा 2.1। और यहाँ पर चल रहा है किलोवाट, और किलोवाट को हम KW भी कहते हैं। तो यह आ गया P का मान, और यही है हमारा आंसर।
अब 19वें सवाल में कह रहा है कि जब एक स्टीमर की अचल चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो उसके इंजन की शक्ति 5000 वाट होती है। स्टीमर पर लगने वाले निरोधक बल को ज्ञात कीजिए। और देखिए संकेत में दे रखा है कि सामर्थ्य बराबर बल गुणे वेग। तो इस 19वें सवाल में जो जो दिया है पहले वह लिख लें। तो 19वें सवाल में कह रहा है कि एक स्टीमर की अचल चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चाल को हम v से प्रदर्शित करते हैं तो v बराबर दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो भी सूत्र होते हैं वो सब एमकेएस पद्धति में होते हैं। तो जो यहाँ पर यह किलोमीटर प्रति घंटा है इसे हमें मीटर प्रति सेकंड बनाना होगा। तो हम जानते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकंड बनाना हो तो हम 5/18 से गुणा करा सकते हैं, क्योंकि जो यह 4 है इसे यदि मीटर बनाना चाहते हैं तो हमें 1000 से गुणा कराना पड़ेगा, तब यह बन जाएगा मीटर। और बटे में है घंटा, और हम जानते हैं कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो इस घंटे की जगह पर लिखेंगे 3600। चूँकि यह प्रति में है इसलिए हम 3600 को नीचे रखेंगे, तो यह बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो 1000/3600 को हल करने पर ही 5/18 प्राप्त होता है। ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 और बटे में हो जाएगा 9, जो कि यह आया है मीटर प्रति सेकंड। फिर सवाल कह रहा है कि उसके इंजन की शक्ति 5000 वाट होती है। तो शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं तो P बराबर दिया हुआ है 5000 वाट। तो स्टीमर पर लगने वाले निरोधक बल की हमें गणना करना है, अर्थात हमें F ज्ञात करना है। तो चूंकि जो सूत्र होता है सामर्थ्य बराबर बल गुणे वेग, तो चूंकि सामर्थ्य को हम P से प्रदर्शित करते हैं तो P बराबर हो जाएगा, बल को F से प्रदर्शित करते हैं तो F, और वेग को V से प्रदर्शित करते हैं तो यह हो जाएगा P बराबर FV। तो चूंकि यहाँ से हमें F का मान ज्ञात करना है इसलिए F बराबर क्या हो जाएगा, F को यदि इधर ही रोक लें तो जो V है गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा F बराबर P/V। तो P का मान हमारे पास दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है 5000 वाट, तो यह हो जाएगा 5000, और बटे में रखना है V जो कि है 10/9। अब इसे हल कर लें तो यह हो जाएगा 5000, और चूंकि मेन बटे के नीचे भिन्न है जो कि पलट जाती है जब हम इस बटे को गुणा बनाते हैं, तो 9 तो ऊपर चला जाएगा और बटे में रह जाएगा 10। तो इस 0 से एक 0 कट जाएगा तो यह हो जाएगा 9×5 = 45 और 2 0। तो F का मान आ गया 4500, और F चूंकि बल है और बल का मात्रक होता है न्यूटन, अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 20वें सवाल में कह रहा है कि किसी वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगाकर उसे बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित किया गया, उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। तो इसमें भी जो जो दिया है पहले वह लिख लें। तो सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगाकर उसे बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित किया गया। तो जो यहाँ पर यह 50 न्यूटन दिया हुआ है यह दिया हुआ है बल, तो बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं तो F बराबर 50 न्यूटन दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि 5 मीटर विस्थापित किया गया, तो चूंकि 5 मीटर विस्थापित किया गया है अर्थात विस्थापन हुआ है, और विस्थापन को हम यश से प्रदर्शित करते हैं तो यश बराबर दिया हुआ है 5 मीटर। तो सवाल कह रहा है कि उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा को हम K से प्रदर्शित करते हैं तो K बराबर क्वेश्चन मार्क, अर्थात K हमें ज्ञात करना है। तो देखिए गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि होगी जितना कि कुल कार्य किया गया है, अर्थात जो K होगा वह W के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए K बराबर क्या हो जाएगा, इस W का मान रख दें तो W बराबर क्या होता है F गुणा यश। तो F का मान 50 दिया हुआ है और यश का मान 5 है, तो यह हो जाएगा 5×5 = 25, अर्थात 250 हो जाएगा K का मान। तो चूंकि जो K है यह गतिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसे किसमें सवाल में कह रहा है कि 10 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 40 मीटर प्रति सेकंड तथा 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। यदि वे परस्पर टकराकर जुड़ जाएं तो इस क्रिया में पिंडों की संपूर्ण ऊर्जा में कितनी हानि होगी। तो देखिए जो यह 21वां सवाल है यह पिछले चैप्टर 10 से संबंधित है। ठीक है, तो चूंकि देखिए इस सवाल में गतिज ऊर्जा में कितनी हानि हुई है हमें वह पता करना है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता क्या है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv
स्क्वायर। तो इसमें हमें यम की जरूरत है और वी की जरूरत है। तो चैप्टर 10 में तो सीख ही चुके हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। यहाँ पर एक ही चीज बढ़ी है, गतिज ऊर्जा की हानि। ठीक है, हमें सिर्फ गतिज ऊर्जा की हानि पता करना है। तो गतिज ऊर्जा की हानि पता करने के लिए सबसे पहले तो हम यह देखें कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी है। जैसे 10 किलोग्राम का यह पिंड है जो कि इधर की ओर जा रहा है, ठीक है, और यह 20 किलोग्राम का पिंड है जो कि यह इधर की ओर आ रहा है। इसकी स्पीड 40 मीटर प्रति सेकंड है, जबकि इसकी स्पीड 50 मीटर प्रति सेकंड है। तो चूंकि हमें गतिज ऊर्जा में कितनी हानि हुई है जब ये दोनों पिंड टकरा जाएंगे, वह चीज हमें पता करना है। तो गतिज ऊर्जा में हानि हम कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले तो इन दोनों पिंडों की प्रारंभिक ऊर्जा का हम योग करेंगे, ठीक है, कि दोनों की प्रारंभिक ऊर्जा कुल कितनी है। फिर टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा देखेंगे, ठीक है। तो चूंकि हानि पूछा गया है इसलिए प्रारंभिक ऊर्जा में से हम अंतिम ऊर्जा घटाकर पता कर सकते हैं कि कुल कितनी हानि हुई है। तो उसे ज्ञात करने के लिए हमारे पास V होना चाहिए, मतलब जो ये दोनों पिंड संयुक्त हो गए हैं तो अब ये दोनों संयुक्त अवस्था में दोनों की स्पीड क्या है हमें वह पता होना चाहिए। द्रव्यमान तो इसका हो ही जाएगा, 10 किलोग्राम का यह, 20 किलोग्राम का यह, 30 किलोग्राम का इसका द्रव्यमान हो जाएगा। तो M की जगह पर 30 रख देंगे, लेकिन हमारे पास V नहीं है तो पहले तो V पता कर लें। तो V कैसे पता करेंगे? इस प्रकार के सवालों को हम चैप्टर 10 में सीख ही चुके हैं, इसलिए ज्यादा समझने की आवश्यकता तो है ही नहीं, क्योंकि हम पहले से ही सीख चुके हैं। तो सीधे यहाँ पर हम संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे। तो लिखेंगे संवेग संरक्षण नियम से। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है हम सीख चुके हैं, M1 U1 प्लस M2 U2, जो कि यह बराबर होता है M1 प्लस M2 इंटू में V, जहाँ U1 U2 यह प्रारंभिक वेग है और जो यहाँ पर V है यह अंतिम वेग है। तो M1 का मान दिया हुआ है 10 और U1 का मान है 40, तो 10 गुणा 40, फिर प्लस M2 का मान है 20 और गुणे U2 का मान हम ये भी सीख चुके हैं कि जब दिशा विपरीत होता है, अर्थात एक पिंड इधर को जा रहा हो और एक पिंड इधर को आ रहा हो, तो यदि इसके वेग को हम प्लस का V लेंगे तो अब इसके वेग को हमें माइनस का V लेना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ पर U लिया गया है इसलिए इसके वेग को U लेंगे प्लस का, तब इसके वेग को माइनस का U लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर यह 50 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग है यह माइनस का रखेंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा माइनस का 50, ठीक है, बराबर M1 का मान 10 और M2 का मान 20 और V हमें ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा 40,400 और यह हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 पंचे 10 और 2 जीरो, तो यह हो जाएगा 1000 बराबर यह हो जाएगा 10 20 30 V। तो यह बचेगा माइनस का 600 बराबर 30 V। तो V बराबर क्या हो जाएगा, 30 इधर आएगा बटे में हो जाएगा 600 के, तो इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा, 3 कम 3 3 दूनी 6 20। तो V का मान आ गया माइनस का 20 मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग संरक्षण की सहायता से V का मान तो प्राप्त हो गया। तो चूंकि सवाल में हमें संपूर्ण ऊर्जा कितनी हानि होगी यह पता करना है, तो संपूर्ण ऊर्जा की हानि का सूत्र लगाएंगे। तो लिखेंगे इसलिए संपूर्ण ऊर्जा हानि बराबर, तो देखिए ऊर्जा का सूत्र तो हम जान ही चुके हैं कि 1/2 mv² होता है। तो शुरुआत में हम सीख चुके हैं कि जो ऊर्जा हानि होगी वह कितनी होगी, इन दोनों पिंडों की प्रारंभिक ऊर्जा में से अंतिम ऊर्जा घटाकर हम पता कर सकते हैं कि कुल कितनी हानि हुई, ठीक है। तो इस पिंड की प्रारंभिक ऊर्जा क्या हो जाएगी, प्रारंभिक ऊर्जा का मतलब गतिज ऊर्जा, ठीक है, क्योंकि ये चल रहे हैं इसलिए गतिज ऊर्जा ही होगी। तो यदि इस पिंड की हम प्रारंभिक गतिज ऊर्जा अर्थात ऊर्जा पता करें तो क्या हो जाएगा, सूत्र तो यही रहेगा 1/2 mv²। तो चूंकि हम प्रारंभिक ऊर्जा पता करेंगे इसलिए जो प्रारंभिक ऊर्जा में वेग रखेंगे वह हम प्रारंभिक वेग रखेंगे और प्रारंभिक वेग को हम u से प्रदर्शित करते हैं। तो चूंकि यह तो पहले पिंड की गतिज ऊर्जा है, ठीक है, तो सब कहीं हम 1 1 कर दें और फिर इसमें हम जोड़ दें इस दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा, ताकि हमें कुल ऊर्जा पता चल सके कि प्रारंभिक की ऊर्जा कुल कितनी थी। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 1/2 m2 हो जाएगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान कुछ और है और इसका वेग भी कुछ और है, तो इसको U2² कर दें, ठीक है। तो यह तो हुई प्रारंभिक ऊर्जा। अब इसमें से यदि हम अंतिम ऊर्जा घटा दें मतलब माइनस कर दें, तब हमें पता चल जाएगी कि ऊर्जा में कुल कितनी हानि हुई है। तो देखिए जो यहाँ पर यह निकाय बन रहा है तो इस निकाय की जो ऊर्जा होगी वह कितनी होगी, क्योंकि इस निकाय की भी ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमारे पास M और V होना चाहिए। तो V तो पता कर लिया गया है और इसका जो द्रव्यमान होगा वह कुल कितना हो जाएगा,
10 किलोग्राम का यह, 20 किलोग्राम का यह, कुल 30 किलोग्राम का हो जाएगा। तो सूत्र क्या बन जाएगा, 1/2 m1 प्लस m2 और इंटू में v स्क्वायर होता है तो v स्क्वायर कर दें। अब इसमें सबके मान रख दें तो 1/2 m1 का मान है 10 गुणे u का मान है 40 तो 40 का स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 m2 कितना है 20 गुणे u2 है 50 तो 50 का स्क्वायर, फिर माइनस 1/2 ब्रैकेट में m1 प्लस m2 तो m1 है 10 और प्लस m2 है 20, फिर v स्क्वायर है तो v का मान आया है माइनस का 20 और जिसका हमें करना है स्क्वायर। तो अब इसे हल कर लें तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 कम 2, 2 पंचे 10, 2 कम 2, 2 दशमलव 20 और यह हो जाएगा 30 और फिर 2 से काटेंगे तो रह जाएगा 15। ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 15 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बचा है 5 गुणे 40 का वर्ग करेंगे तो 4 चक्कू 16 और 2 0 तो यह हो जाएगा 1600, फिर प्लस 10 गुणे 50 की 2 बार गुणा कराएंगे तो 5 पचे 25 और 2 0, फिर माइनस 1/2, 1/2 ना लिखें क्योंकि यह 30 हो जाएगा, 20 और 10 30 और 30 को जब 2 से काटेंगे तो 15 रह जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 15 लिख सकते हैं। 15 गुणे 20 का वर्ग करेंगे और माइनस भी है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 20 का वर्ग करेंगे तो 400 हो जाएगा, बराबर 16 पंचे यह हो जाएगा 80 और 2 0 तो यह हो जाएगा 8000, फिर प्लस 10 की गुणा 2500 में कराएंगे तो यह हो जाएगा 25,000, फिर माइनस 15 चक्कू 60 और 2 0 तो ये दोनों प्लस के हैं तो ये तो पहले जुड़ जाएंगे, फिर इसमें से हम यह 6000 घटा देंगे, या ऐसे ही देख लीजिए कि 8000 में से 6000 घटाएंगे 2000 हो जाएगा, 2000 वह बचा और 25000 यह है तो 2000 और 25000 27000 हो जाएगा। अतः जो ऊर्जा में हानि होगी वह कुल 27000 जूल होगी। अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो चैप्टर 11 के सारे आंकिक प्रश्नों को हल कर लिया गया है। अब अगले वीडियो में अगले चैप्टर के आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे।